गुड आफ्टरनून बच्चों। भाई सिर्फ फिजिक्स में कम आने शुरू हो गए बच्चे या बाकी सब्जेक्ट्स में भी कम ही आ रहे हैं? क्या सीन है? हाँ बच्चों। बाकी में कितने बच्चे आ रहे हैं? ओके। चलो बच्चों, इसका पहले ना हम रिवीजन वाला पार्ट खत्म करते हैं जो थ्योरी में बचा हुआ है अपना। फिर मैं वो डिस्कस करूंगा शीट। तो ओके, अब बच्चों देखो अपना जो इसमें अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें हमें क्या आना चाहिए? सीरीज, पैरेलल, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो सीरीज में क्या हो जाता है? जो ईएमएफ हैं वो सीधा ऐड हो जाती हैं, और जो रेजिस्टेंसेस हैं वो भी सीधा ऐड हो जाएंगी। सीरीज वाला केस है। रेजिस्टेंसेस से मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे बच्चों एक जो ध्यान रखना होता है वो है कि टेक केयर ऑफ पोलैरिटी। मतलब जब आप ईएमएफ्स को ऐड कर रहे हो तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे एक तरफ हों। जैसे जैसे मान लो मैंने इस फिगर में बनाया है, अगर किसी भी एक सेल ऐसे उल्टा लगा हुआ है कोई सेल, तो इसकी ईएमएफ फिर हम नेगेटिव लेंगे। मतलब इस बात का ध्यान तो सीरीज और पैरेलल दोनों केसेस में ही रखना है। पैरेलल वाला केस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में क्या बन जाता है केस? E1 by R1 plus E2 by R2 plus so on upon 1 by R1 plus like this। ठीक है बच्चों, अगेन पोलैरिटी का ध्यान रखना है, और जो रेजिस्टेंस आएगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगी।
राइट। तो जो आपका पैरेलल वाला बहुत जगह यूज हो जाएगा, और इसका फायदा ये रहता है कि इससे आपका किरचॉफ अवॉइड हो जाता है। मतलब आप सिंपल क्वेश्चंस लाइक दिस, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और ये बीच वाले रेजिस्टर आर के थ्रू करंट पूछा है, तो ऑब्वियसली एक तरीका तो होगा कि आप दो लूप्स बना के उनमें किरचॉफ लगाओ। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्टली ये नीचे वाले सेल और ऊपर वाले सेल को पैरेलल में लो और उससे इफेक्टिव ईएमएफ निकाल के फिर सॉल्व कर लो। हाँ, अगेन मैंने जानबूझ के, देखो बच्चों, यहाँ बताओ बच्चों, दोनों की ईएमएफ ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी? क्या सीन है? मतलब जब आप वो रिजल्ट लगा रहे हो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, तब तो सब्ट्रैक्ट होंगी, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। क्योंकि आप देखो ना, एक का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट पे है, एक का राइट पे है। हम्म। हाँ, मैंने बताया था कि रिमोट के अंदर जो सेल्स होते हैं हम उनको सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाएंगे बच्चों? टू गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस, टू गेट मोर ईएमएफ। तो जैसे जो दो सेल होते हैं वो 1.5 वोल्ट ईएमएफ के होते हैं, तो उनको सीरीज में लगाएंगे तो हमें 3 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों पावर ऑफ रेजिस्टर। तो जब भी एक रेजिस्टर के थ्रू करंट पास करता है, तो वो I² R के हिसाब से पावर लूज करता है। ये याद रखना है कि दिस इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मतलब ये उसको कहां से मिल रही होगी? ये बेसिकली अगर कोई सेल लगा होगा, तो जो पावर ऑफ सेल में हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। मान लेते हैं एक सेल है, उसकी ईएमएफ ई है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उससे करंट आई बच्चों निकल रहा है। मतलब ये किस टाइप का केस हुआ बच्चों? चार्जिंग वाला या डिस्चार्जिंग वाला? डिस्चार्जिंग वाला, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें। व्हाट इज द टोटल पावर
जनरेटेड बाय सेल, सेल ने टोटल कितनी पावर बनाई बच्चों, उसको क्या लिखेंगे? E इंटू आई। पावर लॉस्ट एज हीट इनसाइड सेल। अब क्योंकि सेल की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो सेल के अंदर भी हीट की फॉर्म में पावर लूज हो जाएगी, जो कि हो गई आई स्क्वायर स्मॉल आर। तो नेट पावर गिवन टू सर्किट, ये क्या बन जाएगी? ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। जो कि बच्चों विल ऑल्सो बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर ऑफ द सर्किट। मतलब आर क्या है? जो भी सर्किट की रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। सेल कितनी पावर बना रहा था, उसमें से कुछ तो उसकी खुद ही लूज हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कितनी उसने आगे दी सर्किट में, राइट? तो ये तीन अलग अलग क्वांटिटीज हैं बच्चों, इनमें कोई भी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। एंड यू कैन सी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा वी टर्मिनल इंटू आई। तो इसको बच्चों आर की जगह आर इफेक्टिव ही याद रख लो, मतलब जो भी एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है। अच्छा, इस केस में कोई डाउट? अच्छा, यहीं पे डिस्चार्जिंग की जगह बच्चों अगर चार्जिंग हो जाता है, फिर क्या होगा? तो इस केस में बच्चों सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहां पे बच्चों क्या होगा? अगर हमें पूछा जाता है कि सेल को हमने टोटल पावर जो दी वो कितनी होगी बच्चों, दैट इज डेल्टा वी इंटू आई, या फिर ई प्लस आई आर इंटू आई। ठीक है, ये है हम जो उसको दे रहे हैं, उसमें से फिर पावर जो
जो लूज हो गई वो स्क्वायर आर हो गई, वो तो हीट में लूज होएगी। तो जो पावर स्टोर हो रही है उसके अंदर, वो हो गई E इंटू आई। तो मतलब बच्चों इसका क्या मीनिंग है? सिंपल, कि भाई अगर आपको सेल के अंदर E इंटू आई पावर स्टोर करनी है तो आपको देनी तो उससे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हीट में लूज हो ही रही है, इजंट इट बच्चों? ये बात समझ आ रही है सबको? और यहां बच्चों एक केस होता है, आपको पता होगा, एक सर्किट की मैक्सिमम पावर के लिए क्या कंडीशन होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब ऐसा होगा तो सर्किट की पावर मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट आता है रेटेड पावर का। मतलब ये कोई भी अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, बल्ब एटसेट्रा। उसका क्या मतलब होता है बच्चों, रेटेड पावर का? मैक्सिमम पावर। ठीक है ना? तो ये बच्चों कैसे दिया होता है? जैसे कोई बल्ब है, उसके लिए हमें क्या दिया होगा? समथिंग लाइक दिस, 220 वोल्ट, 100 वॉट्स। तो जब जब बच्चों रेटेड होता है तो हमेशा दो वैल्यूज दी होंगी। अगर कहीं आपको पहली नहीं दी हुई, मतलब आपको सिर्फ इतना भी दिया होता है कि बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट्स, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 220, क्योंकि यही स्टैंडर्ड होती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, याद करो, कि अगर एक बल्ब को हम 220 वोल्ट्स देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो 100 वॉट पावर प्रोड्यूस करेगा। अगर हम उसको उससे कम देंगे तो वो उतनी पावर नहीं प्रोड्यूस करेगा, उससे कम पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने कैसे कहा था आपको बच्चों, क्या याद रखना है? रेजिस्टेंस को आपने याद रखना है एज, यहाँ पे लिख लेना है VR² बाय PR, मतलब ये रेटेड है। अगर डिवाइस की रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो रेटेड वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर से निकलेगी। तो और मैंने आपको बताया कैसे था कि पावर के क्वेश्चंस करने कैसे हैं बच्चों आपने? मैंने आपको कहा था कि सिंपल, आप तो सर्किट में करंट निकालोगे नॉर्मली जैसे करते हो, ऊपर वाली रेजिस्टेंस निकाल के, एंड ऑलवेज यूज I²R टू फाइंड पावर। इससे गलती नहीं होती, राइट? तो मतलब आपके तो सिंपल सर्किट्स का ही केस है, और उसमें बस बाद में करंट की जगह आपको I²R पूछ लिया गया है। आर मतलब जिस डिवाइस की आप पावर निकाल रहे हो उसकी रेजिस्टेंस। फिर बच्चों दो केस थे कि अगर बल्ब सीरीज में होते हैं,
तो कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करता है? जिसकी रेटेड पावर कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीरीज में जब हम पावर लिखेंगे, अगर मैं लिखता हूं आई स्क्वायर आर, आर क्या बन गया? ऊपर से देखो, आई स्क्वायर इंटू वी आर स्क्वायर बाय पी आर। अब सीरीज में है तो आई तो सेम है सबका, तो हम देख सकते हैं कि जो पावर है, मतलब जो एक्चुअल पावर है, वो रेटेड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, राइट? और यही बल्ब्स जब पैरेलल में होते हैं, तो जिसकी भी हायर रेटेड पावर है वो ब्राइटर होता है। ये क्यों? क्योंकि अब पैरेलल में है, तो क्योंकि V सेम है, तो मैं यूज करूंगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये बन गया V स्क्वायर अपॉन आर क्या है? वी आर स्क्वायर इंटू पी आर। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में जो पावर है वो रेटेड पावर के प्रोपोर्शनल हो गई, जो एक्चुअल पावर है। एनी डाउट इन दिस बच्चों? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मेजरिंग डिवाइसेस की। मैं बच्चों आपको नोट्स में से इसका रिकैप देता हूं, ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, या तो उनको जैसे भी आपको सही लगे कि हाईलाइट करते जाओ, या नोट्स में या अलग से लिखते जाओ। तो जो बच्चों मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, उनका काम क्या है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा मेजर करना। जो सबसे पहला मेजरिंग डिवाइस है वो है अमीटर। अमीटर का क्या मतलब है? एम्पियर मीटर, राइट? जो करंट मेजर करेगा। अमीटर के लिए क्या मेन बातों का ध्यान रखना है? कि सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए अमीटर सर्किट में, और जो आइडियल अमीटर है उसकी जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है? अगर कहीं हमारे को अमीटर की रेजिस्टेंस दी भी हुई है, तो आप क्या करोगे? आप तो बस सर्किट में उसकी रेजिस्टेंस मान के उसके हिसाब से सर्किट को सॉल्व कर लो। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता है कि अमीटर की रीडिंग बताओ, उसका मीनिंग क्या है? बेसिकली कि आपको ये बताना है कि भाई सर्किट के अंदर करंट कितना है, ठीक है? और बच्चों एक चीज आप अभी इसके साथ ही याद रख सकते हो, जो हम गैल्वेनोमीटर में भी पढ़ते होते हैं, कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं।
क्या करना होता है? गैल्वेनोमीटर से बच्चों कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? स्मॉल शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों वोल्ट मीटर, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज मीटर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। इसके लिए अब क्या क्या याद रखना होता है बच्चों? सबसे पहली बात तो ये कि इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट? दूसरी बात, आइडियल वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। प्लीज ये याद रखना, आइडियल अमीटर की 0 रेजिस्टेंस होती है, आइडियल वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। अगेन, अगर सर्किट में वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है तो आपने क्या करना है, बस उसको रेजिस्टेंस मान के सर्किट को सॉल्व कर लेना है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब यही होता है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब आई इंटू आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी। और हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू अ मीटर, वोल्ट मीटर? लार्ज शंट इन सीरीज। ठीक है बच्चों, कैसे याद रखना है? देखो उल्टा है, अमीटर को खुद सीरीज में लगाना होता है, इसमें शंट पैरेलल में लगती है। वोल्ट मीटर इटसेल्फ सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो इसमें जो शंट है वो सीरीज में लगती है, राइट? फिर आता है बच्चों मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का क्या काम होता है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। क्या कंस्ट्रक्शन होती है इसकी? ऐसे थिक स्ट्रिप्स होती हैं, उनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक नीचे वायर लगी होती है पूरी 1 मीटर लॉन्ग। तो थिक स्ट्रिप्स क्यों रखते हैं? ताकि उनकी रेजिस्टेंस कम हो। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट डिटेक्ट करना। तो व्हाट वी डू इज कि हम गैल्वेनोमीटर को मूव करते हैं टिल वी गेट अ नल पॉइंट। अब ये जो अरेंजमेंट बन जाता है बच्चों, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। 5 रेजिस्टर्स हैं, गैल्वेनोमीटर की खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस होती है। नल पॉइंट का क्या मतलब है? जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है जी। तो सिंपल रेशो ले लेंगे हम, तो उससे हमारा आंसर निकल आएगा। मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला मत याद रखना, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि किस तरफ एल है, किस तरफ 100 माइनस एल है। तो आप तो सिंपल बस, आपको पता है कि व्हीटस्टोन की जो कंडीशन लगानी है, दोनों तरफ की रेजिस्टेंस की रेशो ले लेनी है। तो
इसका एडवांटेज क्या था बच्चों कि चाहे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होएगी, है ना, बट स्टिल उस कारण से कोई एरर नहीं आता, क्योंकि हम जब रीडिंग ले रहे हैं उस इंस्टेंट पे तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये बात क्लियर है बच्चों? ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कि जो फाइनल रीडिंग है उसको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो एरर आएगा इसमें वो सिर्फ मेटालिक स्ट्रिप्स के कारण एरर आएगा और किसी रीजन से कोई एरर नहीं आएगा। राइट बच्चों, इसमें कोई डाउट? एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, मतलब इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, कि जो एरर इन रीडिंग होगा वो सबसे कम तब होगा अगर आप नल पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट के बिल्कुल पास रखोगे। ठीक है, प्लीज नोट दिस, अगर ये नोट नहीं नोट किया हुआ, जो रेड में लिखा हुआ है कि जो एरर इन अननोन रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम तब होता है जब आपका नल पॉइंट मिड पॉइंट के पास आता है। किसने अनम्यूट किया हुआ है? टिंडे ले लो, आवाज आ रही है। राहुल, हाँ बच्चों, ये बात समझ आ गई कि नल पॉइंट क्लोज टू मिड पॉइंट। उसकी जरूरत नहीं है, एरर कैसे निकालना था वो पार्ट मैथमेटिकल है। मेन पार्ट ये ज्यादा जरूरी है बस, कि ये बस ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट पे आता है। मतलब उसमें होता क्या था कि बेसिकली एक रीडिंग मतलब इस तरह से जब हमने लिखा तो हमने कहा कि 100 माइनस एल में भी एरर होगा और एल में भी एरर होगा। तो तो 100 माइनस एल में एरर भी डेल्टा एल होगा, दूसरे में भी डेल्टा एल होगा। ये यूज करके निकालते हैं। ओके, हाँ तो डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल में 100 के अंदर तो कोई एरर नहीं होगा, तो सिर्फ डेल्टा एल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वाले पार्ट को बच्चों एक बार ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी भी आ जाती है काफी। तो बच्चों इसमें एक प्राइमरी सर्किट होता है जहां बैटरी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, की है, और उसको हमने एक वायर से कनेक्ट किया होता है जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर या फिर यूनिफॉर्म वायर कहते हैं। ये वाला पार्ट फिक्स्ड होता है, और जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं, जहाँ पे जिसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, और उस गैल्वेनोमीटर को हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो कुछ बातें जो हमें पक्का से पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इस केस में बच्चों जो
सेकेंडरी सर्किट की बैटरी है और जो प्राइमरी सर्किट की बैटरी है, उन दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। इसका क्या रीजन है बच्चों? पोलैरिटी सेम से मेरा क्या मतलब है कि दोनों के जैसे फिगर में दिख रहा है हमें कि पॉजिटिव टर्मिनल्स टुवर्ड्स लेफ्ट है ना? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो ये एक बात याद रखनी है कि पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट should be on same side. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक ये कि सेकेंडरी में हम हाई रेजिस्टेंस क्यों पुट करते हैं, ताकि सेकेंडरी में हीट लॉस कम हो जाए। हाई रेजिस्टेंस होगी तो आई बहुत कम हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो अगली चीज बच्चों, हमने जो भी जिस भी टाइप के लिए यूज कर रहे हो इसको, रीडिंग्स हम तभी लेते हैं जब नल पॉइंट हो, उसके अलावा हम कभी कोई रीडिंग नहीं लेते। नल पॉइंट का क्या मतलब होता है? जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, राइट? तो बच्चों जो इसकी फंडामेंटल वर्किंग है, अगर इसके बेसिक कंसेप्ट पे जाए तो वो क्या है कि भाई जब भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई, उस टाइम पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर किरचॉफ इक्वेशन लगानी है। तो जैसा मैंने ऊपर कहा कि क्योंकि हम नल पॉइंट पे ले रहे होंगे रीडिंग हमेशा, तो जो नीचे वाला सर्किट होगा उसमें करंट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहां से अपने दो केस बन जाते हैं बच्चों, मतलब हम दो पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। एक है टू कंपेयर ईएमएफ्स। ठीक है बच्चों, जब हम ईएमएफ्स कंपेयर करते हैं तो ये रिलेशन आ जाता है, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। और दूसरा होता है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये बच्चों ये वाला पार्ट आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ढूंढना है तो सेकेंडरी सर्किट कैसा है? तो सेकेंडरी सर्किट में बेसिकली एक तो सेल लगा हुआ है विद इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक उसके पैरेलल में एक और नॉन रेजिस्टेंस लगी हुई है, राइट? तो हम यहाँ पे दो रीडिंग्स लेते हैं। एक रीडिंग लेते हैं जब हमने के को क्लोज किया हुआ है, मतलब जो आर नॉट है वो भी रेजिस्ट सर्किट का पार्ट है, और एक रीडिंग हम लेते हैं जब के ओपन है। ठीक है जी, तो वन इज विद के क्लोज्ड, वन इज विद के ओपन। तो दोनों केसेस में किरचॉफ लिख के हमारे पास जो फाइनली आंसर बन जाता है, we get r dash is equal to r naught into L1 by L2 minus 1. L1 is the reading with key open, L2 is the length with key closed. ठीक है जी।
फिर बच्चों हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जो सेंसिटिविटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने क्या बताया था कि भाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो वो ज्यादा चेंज दिखाएगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा वो आपका डिवाइस। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, ये समझते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो मतलब इसकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। तो मतलब वैसे तो कोई भी एक फॉर्म याद रख लो, जैसे जो फर्स्ट में लिखी हुई है, बाकी सबको आप मतलब उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप मतलब ये वाली फॉर्म एक याद रख सकते हो बच्चों। यहाँ पे क्या क्या है बच्चों, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। स्मॉल आर क्या है, जो सेल लगाया था उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है, प्राइमरी में ही जो और रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है, ये देखो ऊपर। और आर डब्ल्यू क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। बच्चों ये वाला पार्ट भी ऐसा है जिसपे बेस मतलब नीट पे आया नहीं है क्वेश्चन। तो मतलब फॉर्मूला जरूर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मतलब आपको सॉल्व करने में नहीं आएगा, आपको ऐसा ही आएगा क्वेश्चन कि मतलब कुछ चेंज किया तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या होगा। और फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट की सेंसिटिविटी लिंक्ड है, तो वो सेंसिटिविटी की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है जी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? कुछ बोलो बच्चों, यस नो। हाँ जी, इसमें देखो बच्चों, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन द प्राइमरी सर्किट। कैपिटल आर क्या है, प्राइमरी सर्किट के ही अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाई है वो। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल इन प्राइमरी सर्किट। आर डब्ल्यू क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर।
ओके। हाँ बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि वो जो एक ग्राफ हम बनाते हैं बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस किसी सर्किट की, तो पावर क्या होती है? ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर। राइट। यही थी बच्चों, देखो ये कैसे आया। पावर इज आई स्क्वायर आर। आई क्या होता है? ई ओवर, या नीचे आर स्क्वायर होता है ना। ये ऐसे बन गया। तो आप देख सकते हो कि आर जीरो होगा तो ये वैल्यू जीरो ही हो गई। जब आपका कैपिटल आर इन्फाइनाइट हो जाएगा तो आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, इन्फाइनाइट हो गया, तो भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ जो है आपका वो इस तरीके का आएगा। और ये मैक्सिमम पावर कहाँ आती है? ठीक है जी। बच्चों थ्योरी में और कोई डाउट? नहीं तो फिर शीट डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। वो तो जब आप सर्किट सॉल्व करोगे, मतलब अगर उसकी रीडिंग आ गई तो वो आई इंटू आर होगा, तो उससे आर निकल आएगा। 8th क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आप ये बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी वी मान लो, तो अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ऐसे ही इधर कितना फ्लो कर रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ऐसे ही इधर कितना कर रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इधर तो जीरो ही हो गया क्योंकि एक तरफ अर्थ है अपॉन रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाले दोनों करंट्स का सम इज इक्वल टू नीचे वाला करंट। इससे वी निकल आएगा और फिर इससे आप आई निकाल लोगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन सॉल्व? जैसे कि मुझे ये वाले कंसेप्ट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जब हम लोग किसी भी मतलब वायर को ग्राउंड कर देते हैं। देखो ग्राउंड से कोई घबराने वाली बात नहीं है। ग्राउंड का मतलब क्या है? बस कि यहाँ पे उन्होंने 0 वोल्ट नहीं लिखा, और कोई फर्क नहीं है। बाकी तो सब कुछ वैसे ही सॉल्व करना। ओके सर। 7th क्वेश्चन, तो इसमें देखो बच्चों क्या है कि हम मानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों 7th। इसमें हम मानेंगे कि करंट ऐसे है
अब हमें कहा है कि R1 के थ्रू, किसके थ्रू नहीं फ्लो कर रहा, R के थ्रू। ओके, अगर R के थ्रू नहीं कर रहा बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करंट है वो बस इस तरह से फ्लो कर रहा है, लेफ्ट साइड वाले लूप में कोई करंट नहीं जा रहा, राइट। तो अब हम दोनों लूप्स में किरचॉफ लिखते हैं। देखो, जब मैं लेफ्ट वाले लूप में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, -E, R के थ्रू तो कोई करंट जा नहीं रहा, प्लस IR1 -E1 इज इक्वल टू 0। समझा कैसे लिखी है मैंने? इस पॉइंट से शुरू करके क्लॉकवाइज गया। और एक बच्चों लिख दो पूरे बड़े लूप में, मतलब ऐसे लिखने की, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बड़े में लिख दो सीधा इस तरह से। उसमें क्या बन गया आप देखो, -E, R के थ्रू तो कुछ आएगा नहीं, -IR2 इक्वल टू 0। आई थिंक इन्होंने फिगर में गलती ये कर दी है, मतलब मैंने तो फिगर के हिसाब से लिखा है, बट इससे आंसर नहीं आएगा। मतलब ये बैटरी की पोलैरिटी मतलब ऐसे होनी चाहिए थी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इजंट इट? तो बस इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकल आएगा। ये बच्चों करेक्शन कर लो फिगर में, ई की पोलैरिटी रिवर्स कर लो। सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि n सेल्स हैं, उन मतलब उसमें से n-1 तो एक तरफ है और एक सेल की पोलैरिटी उल्टी कर दी, और इनको हमने एक क्लोज सर्किट बना दिया। तो आपको पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो सबसे पहले तो इस केस में जो करंट होगा, जो नेट ईएमएफ बन गई बच्चों, वो देखो n-1 की एक तरफ है, और मतलब क्या बन जाएगा, जब हम ऐड करेंगे तो n-1 E बन जाएगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है आखिरी वाले की, तो इसका साइन उल्टा डलेगा, राइट। तो दिस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस तो क्या हो गई, NR हो गई। ये आ गया आपका करंट। अब किसी भी एक सेल के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, E-IR। तो ये IR की वैल्यू बच्चों नीचे से यहाँ पुट कर दो, ये क्या बन गई, E-N-2E अपॉन N। तो ये डी आंसर बन गया।
ठीक है जी, आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको एक केस में कहा है कि n सेल्स पैरेलल में लगाए हैं, अब जो करंट फ्लो करेगा, और एक तो ये सीरीज वाला केस हो गया, और एक केस हो गया ऐसे पैरेलल वाला। अब जो करंट फ्लो करेगा, तो बच्चों करंट होता क्या है इन एनी केस? करंट इज नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो सीरीज वाले केस में क्या बन गया करंट? नेट ईएमएफ बन गई एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बन गई आर प्लस, सारे सीरीज में तो एन आर बन गई। पैरेलल वाले केस में बच्चों नेट ईएमएफ क्या बन जाएगी? जब हम ऐसे लिखेंगे ई बाय आर अपॉन सबका 1/r ही लिखेंगे, तो वो ई आ जाएगी। तो तो ईएमएफ तो ई आ गई अपॉन जो रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि सारे पैरेलल में है तो आर बाय एन बन जाएगी। तो आर बाय एन प्लस आर। करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ई बन गया ई अपॉन आर बाय एन प्लस स्मॉल आर। तो न्यूमरेटर तो अब हमने सेम कर लिया, बस डिनोमिनेटर को देखते हैं। ऑप्शंस दी हुई हैं, हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि कब सेम बनता है। जैसे मैं ए ऑप्शन पुट करूं, कैपिटल आर को एन आर पुट कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2r बन गया, बट राइट हैंड साइड पे n बच जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, बात बनी नहीं। ऐसे ही अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, कैपिटल आर इक्वल टू आर बाय एन, उससे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं बन रहा। सी ऑप्शन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, देखो सेम बन जाएगा, फिर डिनोमिनेटर सेम बन गया, राइट? तो इसलिए सी आंसर आ जाएगा। टेंथ क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मिनट।
तो 10th क्वेश्चन में आप देखो, पहली जैसे मैं आपको यही चीज़ बता भी रहा था आज कि मतलब कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ईज़ी हो जाएगा कि अब ये वाला जो है, इसकी 6 है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको का है 2, राइट साइड वाले सेल की ईएमएफ 4 है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 8। और कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो अब इस केस में जो करंट हो गया बच्चों, अब जो नेट ईएमएफ है आप देखो वो सब्ट्रैक्ट होएगी क्योंकि पोलैरिटीज ऑपोजिट हैं। तो ये बन गया 2 अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो है 10, तो ये 0.2 आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? और एक अच्छा, अब एक और बात ध्यान रखना है कि ये करंट फ्लो कैसे कर रहा है। ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है क्योंकि हमने 6 को पॉजिटिव माना है ना। तो मतलब जो E2 वाली बैटरी है इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो क्या बन गया? वो E प्लस आई आर बन जाएगा। तो 4 प्लस 0.2 इंटू 8, तो ये 5.6 आंसर बन जाएगा। इलेवेंथ छोड़ दो बच्चों, इसमें फिर वही यूज होगा कि पूरे क्यूब की रेजिस्टेंस नॉट रिक्वायर्ड। आगे 12th क्वेश्चन में पहले करंट निकालो कि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा। फिर बी से डी के बीच में किरचॉफ लिख दो। फिफ्टींथ क्वेश्चन, four resistances taken in order are used to form a Wheatstone bridge. 15-volt battery is connected to ends of a 200 ohm resistance. The current through it will be. ये तो बनी नहीं कुछ सेंस है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना ही नहीं इस केस में। कुछ बन नहीं रही बच्चों सेंस, छोड़ दो उसको। आगे हाँ, वो तो मतलब जबरदस्ती तो हम निकाल ही सकते हैं, वो तो ऑप्शन से दिख रहा है कि बस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दो, बट रेजिस्टेंस तो कुछ और भी बन सकती है ना। सेवनटीन्थ क्वेश्चन,
तो देखो बच्चों, इस केस में मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस से, राइट। आज ही हमने ये बात को रिवाइज किया है। हम रीडिंग लेते हैं नल पॉइंट पे। जब आप नल पॉइंट पे रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, मैं सिर्फ सेकेंडरी सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, तो क्या इस रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा? इस ब्रांच के थ्रू तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है, isn't it? तो आंसर क्या आएगा? वही आ जाएगा 480। आगे बच्चों, थर्टी थ्री। थर्टी थ्री में आपको कहा है मोमेंटम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करोगे? अब आई को लिखोगे एज क्यू बाई टी, विच इज एन ई एस वी डी। ठीक है, अब हमें क्या है कि एक यूनिट लेंथ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोमेंटम, तो वो क्या बनेगा? m इंटू वी डी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूनिट लेंथ में आएंगे, इसको एन ही बोल देता हूं मैं। तो ये बन गया m वी डी। अब यूनिट लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों? नंबर डेंसिटी इंटू द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या बना? इंटू एस इंटू वन। तो हमें एम वी डी एन एस की वैल्यू बतानी है। अच्छा, एस बच्चों स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने मिक्स कर दिया, ये ए आएगा यहाँ। तो देखो बच्चों, ये ऊपर से मतलब ऊपर एक क्या टर्म बन रही है देखो, एन ए वी डी इंटू एम। अब स्पेसिफिक चार्ज आपको एस दिया है, तो एस क्या बन गया? ई बाय एम। तो ई को लिख सकते हो आप एस इंटू एम। तो ये नीचे बन गया एन एस एम ए वी डी। तो ऊपर वाली टर्म को बच्चों बस हमें क्या करना था? बस एस से मल्टीप्लाई करना था। तो ये क्या बन गया? क्यू एस बाई टी। ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं। जो मोमेंटम हमें चाहिए वो बन गया mvd इंटू ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया mvd इंटू a इंटू 1 इंटू n। इसकी वैल्यू लिखनी है। दूसरी तरफ हमें पता है I इज इक्वल टू Q बाई T इज इक्वल टू n SM AVD। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? MVD AN की। तो MVD AN की वैल्यू क्या बन गई? Q ओवर ST। S नीचे आएगा बच्चों। तो A बन गया बच्चों। बच्चों इसका कोई शॉर्टकट मेथड था इस क्वेश्चन को करने का? डायमेंशंस, यस। ऑप्शंस देखते साथ बच्चों आपके माइंड में आना चाहिए था, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, यहाँ सारी टर्म्स ऊपर नीचे अलग अलग करके लिखी हुई हैं। तो आपको तो सीधा डायमेंशनली देखना चाहिए था कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस मोमेंटम से मैच कर रही हैं। थर्टी फोर्थ बच्चों, इसमें क्या कहा है आपको? एक क्यूबॉइड है, इसमें आपको कहा है कि तीनों डायमेंशंस अलग अलग हैं। आपको कहा है लॉन्गेस्ट एजेस थ्राइस द शॉर्टेस्ट एज। तो अगर ये L है तो इसको 3L मान लेते हैं। एक साइड नहीं दी हुई, उसको कुछ भी B मान लेते हैं। तो भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगी आपकी? हाँ बच्चों, एक बात आपको ये पता चल गई, चलो फिगर से भी उसको क्लियरली लिख लो, ऐसे ना लिखो। शॉर्टेस्ट एज का 3 टाइम्स है ना? तो फिगर से जैसे जो शॉर्टेस्ट लग रही है वो B है, तो हम लॉन्गेस्ट को 3B लिखते हैं। तो L जो है वो B और 3B के इन बिटवीन है कुछ। तो अब रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब आएगी? मतलब आपको क्या करना है, रो L बाय A, जब आपका L मैक्सिमम हो और A मिनिमम हो। मतलब कैसा केस बनेगा? जब करंट आपका इस तरह ट्रैवल कर रहा हो। इस केस में A आपका मिनिमम बन गया B इंटू L, और L मैक्सिमम बन गया 3B। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब आएगी? जब करंट आपका इस तरह ट्रैवल कर रहा हो, जब L मिनिमम बन गया और A मैक्सिमम बन गया। ठीक है जी। ट्वेंटी एट क्वेश्चन। तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लो पहले तो। ये जो राइट साइड वाले 4 20 ओम वाले रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में ही है, तो इन सबको हटा के आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हो 5 का। ठीक है। और दूसरे इन तीनों को मिला के 20/3 बन गया। तो सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ, उसमें क्या है कि ये ऐसे 2 वोल्ट बैटरी, ये 20/3 हो गया, इधर 5 हो गया,
और आपको यहाँ पे करंट बताना है कि कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो निकल आएगा आराम से। ये जो ये दिस इज एग्जैक्टली सेम जो हमने अभी ऊपर किया था ना क्वेश्चन, बिल्कुल वही है ये जिससे मैं कह रहा था पोलैरिटी उल्टी दी हुई है, वही चीज है 27th। थर्टियथ क्वेश्चन, देखो इसमें पहले तो हम करंट निकाल लेंगे, यही भी क्वेश्चन अब यहाँ क्लियरली स्पेसिफाइड है बच्चों VA माइनस BB है ना, तो ये ध्यान रखना है हमें। मैं एक बार बच्चों करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन 30th। पहले तो आप देखो उधर ब्रांच में 4 और 4 पैरेलल में है, तो वो 2 बन गया, 3 के साथ सीरीज में है 5 बन गया, तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पेयर हो गया। और अब ये ऊपर नीचे 4 4 ही है, तो 1 1 डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, A से B किरचॉफ लिखो। कैसे लिखोगे? VA प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू VB। तो यहां से VA माइनस VB क्या बन गया? 2 बन गया। सी आंसर आएगा। इन क्वेश्चन में जो गलती करोगे वो साइन की होती है बस। बच्चों डन बच्चों? थर्टी सिक्स देखो, R1 is 20, R2 40, 60 180। कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैरड। ये सिचुएशन है, हमें पता है स्टेडी स्टेट में फाइनली कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ ब्रोकन वायर। तो नीचे वाली ब्रांच में अलग करंट जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच में अलग करंट जाएगा। तो बेसिकली बच्चों ऊपर वाली ब्रांच अपना सीरीज में हो गई, नीचे वाली ब्रांच भी सीरीज में हो गई। तो अब ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा? इसकी रेजिस्टेंस 60 है और इसके अक्रॉस 60 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके थ्रू करंट जाएगा 0.1। ये वाली ब्रांच जो है इसकी रेजिस्टेंस 240 है, तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो जाएगा 6/240।
ठीक है, 0.1 कैसा आया 6/60 करके। अब आपके पास करंट्स आ गए। अब आप क्या करोगे, जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही आप डी और जी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे। डी और जी के बीच में किरचॉफ लिख के। तो इसको बस क्यू बाय सी कर दोगे, राइट। थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों, यहाँ तो करंट भी गिवन है, तो आप तो बी से सी तक किरचॉफ लगा दो बस। बी से शुरू करके वी बी -8। ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 ओम दिया हुआ है ये अलग से दिया हुआ है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको भी कंसिडर करना है, मतलब उसको एक्स्ट्रा दिखाना है नीचे। आगे बच्चों, एक्सक्यूज मी सर, सर 39th में जब हम किरचॉफ लगाएंगे तो सभी बैटरीज तो ऐड ही होंगी, हाँ तो फिर आंसर तो किसी के भी आ ही नहीं रहा इससे। तो अगर बैटरी सभी ऐड होंगी और रजिस्टर के अक्रॉस वाली माइनस कर दे सभी की। हाँ, मतलब ये ऐसे बन जाएगा वी बी माइनस ये सारी ऐड होके कितना बन गया 44 हाँ जी, प्लस 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना बन गया 2 3 5 3 8 2 10। ये बनेगा इससे तो 34 बनेगा आंसर तो भाई। जी क्या दिया हुआ है इन्होंने, 1 मिनट से चेक करता हूँ। ये दिया हुआ है 34 है। ओके सर। डन बच्चों। हाँ वो भव्य इंपॉर्टेंट है, वो जो डिफरेंशिएट करके हम करते हैं, मतलब वो बोर्ड्स में आ सकती है बेसिकली। फोर्टी वन तो बच्चों फिगर नहीं है, छोड़ दो। जो बेसिकली ये वाली जो डेरिवेशन है, बस जैसे जब हम एक ऐसे सर्किट बनाते हैं, इस केस में अब करंट हो गया आपका ई और आर प्लस आर, पावर बन गई आई स्क्वायर आर, तो बन गई ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर होल स्क्वायर। अब
हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है, तो इसलिए हम उसके डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, dp/dr इक्वल टू 0। तो अब इस पे अपना वो लगेगा रूल डिवीजन वाला, तो ई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू dr/dr 1 बन गया, माइनस आर इंटू इसमें स्क्वायर खोल लो d/dr ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2rr प्लस आर स्क्वायर प्लस कुछ टर्म्स डिनोमिनेटर में आएंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने तो इसको इक्वल टू 0 ही पुट करना है। बस इससे निकल आएगा वो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। नहीं 40th में हमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके सर्किट बना लोगे। देखो ऊपर वाले जो 3 सर्किट रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में है 20, 30, 60 और नीचे वाले 24 और 8 पैरेलल में है। तो आपका जो फिगर बन गया वो ऐसे बन गया कि X से 3 ohms, अब ये 20, 30 और 60 पैरेलल में क्या बनती है रेजिस्टेंस, और ये 1 ohm लगा के ये Y बन गया। आपको ये नीचे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है 48 है। तो 24 और 8 पैरेलल में, तो 24 इंटू 8 बाय 32, तो ये वैल्यू 6 बन गई। ठीक है, ये 20, 30, 60 वाला निकाल लो जो भी बनता है पैरेलल में। ठीक है, अब ये 6 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 48 है, तो आपको ये पता चल गया कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो पक्का से 8 एम्पेयर्स ही होगा। अब ये वाली रेजिस्टेंस जब आप निकाल लोगे 20, 30, 60 को पैरेलल में करके, ये 10 बन रही है आई बिलीव, है ना। तो ये रेजिस्टेंस 10 आ गई, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, देखो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई 13, 20 हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट 160 वोल्ट्स आ गया आंसर। ओके, डन बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, बाय।